वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत जो है आज का चैप्टर होगा। ठीक है, सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे और सारे प्रश्न को महेश बर्नवाल के एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है और आपके एपिसोड नंबर फर्स्ट होगा, मतलब वीडियो नंबर फर्स्ट होगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कैसा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कि इतिहास को जो है तीन भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। एक को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और एक को बोलते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक को जो है प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक को जो है प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन के लिए जो है हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि लिखित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल, इसे कब से कब तक माना जाता है? इसे 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं गया। जैसे कि जो अपना हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा, वहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है चित्राक्षर लिपि में उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल, ये आपके 600 ईसा पूर्व से जो आगे की काल है आज तक, उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं ऐतिहासिक काल को अध्ययन करने के लिए। जबकि जो आदि ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, तो इसे अध्ययन किस प्रकार से करते हैं? इसे भी अध्ययन जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है, किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो है कालक्रमिक विवरण, मतलब क्रोनोलॉजिकल विवरण को हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल विवरण को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिक्के के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो सिक्के के जो अध्ययन है उसे बोला जाता है मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो है प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जो है प्राइम रोज को दिया जाता है। ठीक है, प्राइम रोज को। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? किसकी कृति है मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द का प्रयोग किया? इंतु शब्द का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को जो है अभिलेख शास्त्र बोला जाता है, ठीक है, अभिलेख शास्त्र बोला जाता है, एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो लिपियों के विकास को जो है पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुफा अभिलेख से। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.R. स्मिथ ने, ठीक है, सॉरी B.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारत का जो है सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। पौराणिक जो एक मान्यता है उसके अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता है। याद रखिएगा, कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो जो खरोष्टी लिपि है वो आपके दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसके बाद है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? याद रखिएगा, स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक जो है कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है, स्मृति ग्रंथों में। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो जो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है वो माना जाता है मनुस्मृति को, ठीक है, मनुस्मृति को। नेक्स्ट है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी जो है शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है, शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है। उसके बाद है कि महाभारत का जो है प्रारंभिक उल्लेख आशव लायन गृह सूत्र में मिलता है, ठीक है, आशव लायन गृह सूत्र में मिलता है। और प्रारंभ में इसमें जो है महाभारत में 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, ठीक है। महाभारत का शुरुआत में नाम आपके जय संहिता था और उस समय इसमें जो है 8800 श्लोक थे। कुछ समय पश्चात जो है यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो जाता है। कितना? 24,000 श्लोक हो जाता है और भारत नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। पहले जय संहिता था महाभारत, अब क्या बन गया? भारत। और इसमें श्लोक कितने आ गया? 24,000 इसमें श्लोक आ गए हैं। और अंत में जो है 1 लाख श्लोक
होने के कारण जो है इसे क्या बोला गया, तो इसे जो है सत्य साहित्री संहिता या महाभारत बोला गया। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पर आप, एक जो विकास क्रम में समझ गए हैं। शुरुआत में महाभारत को जय संहिता बोला गया, उसके बाद भारत बोला गया, उसके बाद लास्ट में जो है महाभारत बोला जाता है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में 8800 श्लोक थे, अब भारत में 24,000 श्लोक थे, और साहसी संहिता या महाभारत में आपके 1,00,000 श्लोक थे। नेक्स्ट है कि पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो पूरा लेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। पुराब शेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है, तो डार्विन को। ठीक है, डार्विन को जो है पुराब शेष का महानतम अन्वेषक माना गया है, डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो इब्न बतूता है उसका यात्रा वृत्तांत जो है रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, रेहला के नाम से प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, तो जो ह्वेनसांग है वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करता है। ह्वेनसांग जो आपके चीन का यात्री है और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। उसके बाद है प्रमुख अभिलेख और शासक। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, तो हाथी गुफा जो अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, जबकि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। ठीक है, उसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, एक है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है, और यहाँ पर भी है जूनागढ़ अभिलेख। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त, यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये दोनों अलग अलग शासक हैं, आपको ध्यान रखना है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध स्तंभ लेख से जो है शुंग काल की जानकारी मिलती है। जो ऊपर में आपके एक चार्ट दिया गया है, इसमें आपको जो पहले से याद होगा उसे आपको याद नहीं करना है, जो आपको याद नहीं है उसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा और उसे आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहले से याद है तो वो तो आपको याद ही है। जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख तो आपको सबको पता होगा, जूनागढ़ अभिलेख ये पता है, उसके बाद आपको हाथी गुफा अभिलेख पता है, एहोल अभिलेख पता है। तो जो पता नहीं है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको अगर कुछ भी पता नहीं है तो सारा उनको याद करना पड़ेगा। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो ह्वेनसांग जो है अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो है CU की एक अपना बुक है उसी में किया है, CU की, ठीक है। अरबी भाषा की पुस्तक जो है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, बार बार पूछा भी जाता है कि किताबुल हिंद की जो रचनाकार कौन है। तो आपको ध्यान रखना ये अरबी भाषा में है और इसके रचनाकाल हैं अल-वर्नी। कौन है, अल-वर्नी है, ठीक है। मोरक्को का यात्री कौन था, इब्न बतूता, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ का था, मोरक्को का था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता साहब हैं इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त किए थे। नेक्स्ट है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो मार्को पोलो द्वारा जो है पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है शुंग वंश का पता चलता है, ठीक है, शुंग वंश का पता चलता है। उसके बाद यहाँ पर है चीनी
लेखकों का वर्णन, जो चीनी भारत में आते हैं उनके द्वारा जो लिखा गया उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले भारत में जो आते हैं फाहियान, क्रम भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया। तो भारत में जो सबसे पहले फाहियान आता है 399 से 414 ईस्वी के बीच में ये भारत में रहता है। और जो इसकी रचनाएं हैं, भारत की दशा का ये विवरण अपने बुक में करता है। और चीनी जो यात्री अपना विवरण है उसमें क्या लिखता है, तो यह प्रथम चीनी यात्री था। कौन? फाहियान। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, याद रखिएगा ये बिहार दरोगा पूछ चुका है, बीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन को, कि फाहियान जो है किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है समय भारत की यात्रा करता है और इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताता है। तो इसके द्वारा क्या विवरण किया गया कि भाई जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो शासनकाल में वस्तु विनिमय प्रणाली था जहाँ पर कौड़ियाँ चलती थी और इनका जो दरबार था वो राजप्रसाद मतलब कि देव निर्मित था। जो इनका राजमहल था वो क्या था? देव निर्मित था, ठीक है। उसके बाद है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में कब आता है? 629 से 645 के बीच में भारत में रहता है और इसका बुक है सी यू की, ठीक है, सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में भारत में आता है और इसने जो है हर्ष को शिलादित्य की उपाधि देता है। जो हर्षवर्धन है उन्हें शिलादित्य की उपाधि देता है और इसे यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। तब से एग्जाम में पूछा जाएगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है ह्वेनसांग को बोला जाता है। और साथ में शाक्यमुनि, नीति का पंडित भी बोला जाता है। शाक्यमुनि और नीति का पंडित, मतलब ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि और नीति का पंडित भी बोला जाता है। उसके बाद है इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग। इत्सिंग कब आते हैं? 673 से 675 ईस्वी के बीच में आते हैं और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इनकी रचना है। और चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, कौन? इत्सिंग, ठीक है। उसके बाद है कि सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य कब मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के जो है एरन अभिलेख से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो आपसे अभिलेख पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो लिखित जो साक्ष्य है 510 ईस्वी में भानु के किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।